जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम हिंदी उपन्यासों के उद्भव विकास के संबंध में सम्यक धारणा बनाने के लिए प्रारंभ से आज तक के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित करके चर्चा करेंगे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास तथा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग में हिंदी उपन्यास साहित्य की मर्यादा सन 1877 से 1918 ईस्वी तक मान्य हो सकती है। सन 1877 ईस्वी में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती नामक सामाजिक उपन्यास लिखा था, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। यह अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास चाहे न हो, किंतु विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से इसे हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास अवश्य कहा जा सकता है। इसके पूर्व के सदानंद मिश्र और शंभुनाथ मिश्र द्वारा संपादित जिस मनोहर उपन्यास 1871 ईस्वी का उल्लेख डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है, वह एक तो संपादकों द्वारा संग्रहित और संशोधित होने के कारण निश्चय ही मौलिक नहीं है, दूसरे उसकी कथा वस्तु के विषय में कोई जानकारी न होने के कारण उसकी आधुनिकता भी विवादास्पद है। सन 1818 ईस्वी में प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास प्रकाशित हुआ। यह हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम में निश्चित रूप से नए युग के सूत्रपात का द्योतक है। अतः प्रेमचंद पूर्व युग के अंतर्गत सन 1877 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रकाशित उपन्यासों का अध्ययन ही समीचीन होगा। हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला साहित्य से प्राप्त हुई। भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यासों का विचार करते हुए आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए उसके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। स्पष्ट है कि हिंदी लेखकों का नए ढंग के उपन्यासों की रचना की ओर बंग भाषा की देखा देखी ध्यान आकृष्ट हुआ। इसमें संदेह नहीं कि भाग्यवती की रचना 1877 ईस्वी के पूर्व ही बंगला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के कई उपन्यास लिखे जा चुके थे। भवानी चरण बंद्योपाध्याय का नवबाबू विलास 1825 ईस्वी और टेक चंद ठाकुर 1814 से 1883 ईस्वी का आला लेर घरेर दुलाल 1857 बंगला में बहुत ही लोकप्रिय हुए। किशोरीलाल गोस्वामी 1865-1932 ईस्वी तक के चपला उपन्यास 1903 ईस्वी पर नवबाबू विलास की छाया स्पष्ट है। ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में बंगला में बंकिम बाबू को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। उनके 3 उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, युगलांगुरिये क्रमशः 1873 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1880 ईस्वी में हिंदी में अनुदित हुए। किशोरीलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यासों पर बंकिम का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। बंगला में भी उपन्यास रचना की मूल प्रेरणा अंग्रेजी साहित्य से प्राप्त हुई। आला लेर घरेर दुलाल की रचना हेनरी फील्डिंग के टॉम्स जोन्स के आदर्श पर हुई थी। स्वयं बंकिम बाबू अंग्रेजी के 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकारों स्कॉट और टेलर से प्रभावित थे। इस प्रकार हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा प्रत्यक्षतः बंगला और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी से प्राप्त हुई। परीक्षा गुरु पर तो सीधे अंग्रेजी का प्रभाव स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि प्रारंभिक उपन्यासों पर ध्यान दिया जाए तो उनमें बीज रूप से भारत का प्राचीन कथा साहित्य भी प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करता हुआ लक्षित होता है। किशोरीलाल गोस्वामी के प्रसिद्ध उपन्यास पुनर्जन्म या सौतिया डाह में सुशीला और सुंदरी का चरित्र वासव दत्ता और रत्नावली के आदर्श पर ढाला गया है। पंडित देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय के सुंदर सरोजनी उपन्यास की कहानी मध्य युगीन प्रेमाख्यानों के आदर्श पर रची गई है और इसमें नायक नायिका के बीच प्रेमोदय का आधार स्वप्न दर्शन माना गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न संस्कृत कथा के आदर्श पर रची गई एक प्रेम कहानी है। वस्तुतः प्रारंभिक हिंदी लेखकों का कथा रचना संस्कार अंग्रेजी नॉवेल और बंगला उपन्यास के साथ ही संस्कृत की कथा आख्यायिका तथा हिंदी की मध्ययुगीन प्रेम कहानियों के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित हुआ था। यह अवश्य है कि क्रमशः हिंदी उपन्यास प्राचीन संस्कारों से मुक्त होता गया और अब वह पूर्णतः अंग्रेजी का नॉवेल हो गया है। आज प्राचीन गद्य की कोई विधा इसे अपने भीतर समेट नहीं सकती।
प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यासकार श्री किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों को सामाजिक, ऐतिहासिक तथा घटनात्मक इन 3 वर्गों में रखा है। उनके द्वारा किए गए धार्मिक तथा गार्हस्थ्य आदि भेद सामाजिक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। बंगला के प्रारंभिक उपन्यासों का वर्गीकरण भी लगभग इसी आधार पर किया गया है। वस्तुतः प्रेमचंद पूर्व युग में हमारी साहित्य चेतना 2 प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचालित थी। एक प्रवृत्ति मनोरंजन की थी, दूसरी सामाजिक जागरण की। अय्यारी, तिलस्मी, जासूसी एवं चित्र विचित्र, रहस्यमय, वासना परक, प्रणय चित्रों से युक्त दोनों ही प्रकार के उपन्यास मनोरंजन की प्रवृत्ति से ही परिचालित थे। शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास, जिनमें औपन्यासिक शैली में इतिहास के सत्य की प्रेरणा से परिचालित उपन्यास उपदेश प्रधान और सुधारवादी थे। इनमें से कुछ नवयुग के परिवर्तन से भयभीत सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा के पोषण में प्रवृत्त थे और कुछ नवीन बौद्धिक जागरण का स्वागत करते हुए नए सुधारों का समर्थन कर रहे थे। इस प्रकार यदि हम उपन्यासों की रचना के मूल में कार्य करने वाली प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण करें तो समूचा उपन्यास साहित्य 2 वर्गों में सीमित हो सकता है। एक मनोरंजन प्रधान, दूसरा मनोरंजन प्रधान तथा सामाजिक चेतना से युक्त। किंतु यह वर्गीकरण उस युग की मन स्थिति को समझने में सहायक होते हुए भी कृतियों के विवेचन के लिए सुविधाजनक नहीं है। मनोरंजन का तत्व न्यूनाधिक हर युग के कथा साहित्य का प्रेरक होता है। प्रेमचंद पूर्व सामाजिक जागरण से प्रेरित उपन्यास भी मनोरंजन के तत्व से सर्वथा रहित नहीं है। इसलिए विषय को दृष्टि में रखकर किया गया किशोरीलाल गोस्वामी का वर्गीकरण ही अध्ययन के लिए अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है। किशोरीलाल गोस्वामी ने जो 3 वर्गों में रखा, सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक, इस दृष्टि से प्रेमचंद पूर्व उपन्यास सहित प्रमुखतः 3 वर्गों में विभाजित करते हैं उसको हम, सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक। इस वर्गीकरण को अधिक विश्लेषण परक और वैज्ञानिक बनाना चाहें तो इन प्रमुख वर्गों को उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक उपन्यासों के 3 उपवर्ग, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। सामाजिक उपन्यास के 3 उपवर्ग, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। ऐतिहासिक उपन्यासों के 2 उपवर्ग, शुद्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रोमांस। इसी प्रकार घटनात्मक उपन्यासों के 3 वर्ग, अय्यारी, तिलस्मी, जासूसी तथा साहसिक एवं चित्र विचित्र घटनात्मक किए जा सकते हैं। सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यासकारों में पंडित श्रद्धाराम फुल्लवरी, लाला श्रीनिवास दास, श्री बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्री राधा कृष्ण दास, श्री लज्जाराम शर्मा, श्री किशोरीलाल गोस्वामी, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्री ब्रजनंदन सहाय तथा श्री मन्नन द्विवेदी प्रमुख हैं। पंडित श्रद्धाराम फुल्लवरी ने एक ही उपन्यास भाग्यवती 1877 ईस्वी में लिखा था। पंडित जी मुख्यतः धर्मोपदेशक थे, अतः उन्होंने भाग्यवती के रूप में ऐसी पोथी हिंदी भाषा में लिखी कि जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त हो। यह ग्रंथ सुगम हिंदी भाषा में लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास बहुपठित व्यक्ति थे। उनका प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। लेखक ने नई चाल को समझाते हुए लिखा है, अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठ से सिलसिलेवार लिखा गया है। जैसे कोई राजा बादशाह सेठ साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई कि उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रज किशोर कौन, चुन्नीलाल कौन और शंभू दयाल कौन, इनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, ये बातें पहले से कुछ भी नहीं बताई गई। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा। आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। प्रकट है कि लेखक ने इस नाटकीय आरंभ को ही नई चाल कहा है। रचना की यह नई चाल उसने अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरित होकर ही अपनाई होगी। उसने स्वयं भी महाभारत आदि संस्कृत गुलिस्तां वगैरह फारसी के साथ ही स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों की सहायता लेने की बात कही है। इस तकनीक की नवीनता की दृष्टि से निश्चय ही परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उतारा गया है। लाला मदन मोहन रईस
आदमी हैं। उनका जीवन झूठे खुशामदियों के बीच भोग विलास में व्यतीत होता है। उनके मित्र राजा लाला ब्रजकिशोर वकील हैं। वे विवेकशील और चरित्रवान व्यक्ति हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद लाला ब्रजकिशोर के प्रयत्न से लाला मदन मोहन सही रास्ते पर आ जाते हैं। लेखक के अनुसार जो बात 100 बार समझाने में समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। इसी आधार पर एक लेखक ने अपनी इस कृति का नाम परीक्षा गुरु रखा है। यह रचना उपदेश प्रधान है। इसकी रचना संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन से कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल में हुई है। पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान प्रसिद्ध है। श्री मधुकर भट्ट ने 1879 ईस्वी के नवंबर मास के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर उनके रहस्य कथा नामक तीसरे उपन्यास का उल्लेख किया है। यह कृति अपूर्ण प्राप्त हुई है। नूतन ब्रह्मचारी में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण विठ्ठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। यह विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। 100 अजान एक सुजान युवकों के लिए लिखा गया है। इसमें अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी परम धार्मिक सेठ हरिचंद के 2 पौत्र रिधिनाथ और निधिनाथ अजानों के फेर में पढ़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। उनका शिक्षक चंद्रशेखर सुजान कुछ दिनों के लिए उनका साथ छोड़ देता है। अंततः रिधिनाथ और निधिनाथ जालसाजी के अपराध में पकड़े जाते हैं और चंद्रशेखर सुजान आकर उन्हें बचाता है। यह उपन्यास परीक्षा गुरु की परंपरा में रखा जा सकता है। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, श्यामा ब्राह्मण कुमारी और श्याम सुंदर क्षत्रिय कुमार की प्रणय कथा का एक काल्पनिक चित्र है। इसमें मध्यकालीन प्रेम कहानियों के सभी उपकरण सखी, दूती, प्रेम पत्र, मिलन, विरह आदि विद्यमान हैं। इसके दृश्य वर्णन संस्कृत कवियों की स्मृति सजीव कर देते हैं। काल्पनिक होते हुए भी श्यामा स्वप्न की कहानी ब्राह्मण कुमारी और क्षत्रिय कुमार के प्रणय संबंध की संभावना की ओर संकेत करके नव्य समाज की नवीन मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करती है। श्री राधाकृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर लिखा है। वस्तुतः राधा कृष्ण दास जी उपन्यासकार नहीं थे, इसलिए कला की दृष्टि से इस उपन्यास का विशेष महत्व नहीं है। पंडित लज्जाराम शर्मा के धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू आदि कई उपन्यास प्रसिद्ध हैं। धूर्त रसिकलाल उपन्यास में रसिकलाल की धूर्तता दिखाई गई है। वह अपने मित्र सेठ सोहनलाल को अनेक दुर्व्यसनों में फंसाकर उनका सर्वस्व हरण करता है, किंतु अंततः वह पकड़ा जाता है और दंड पाता है। कहना चाहें तो इसे चारित्र प्रधान उपन्यास कह सकते हैं। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी में रमा और लक्ष्मी नामक 2 सगी बहनों की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। लक्ष्मी भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करना चाहती है। लेखक तुलनात्मक आधार पर भारतीय नारी के पातिव्रत्य की महत्ता सिद्ध करता है। आदर्श दंपत्ति में पति पत्नी दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे को प्रेम करते हुए आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। बिगड़े का सुधार तथा सती सुखदेवी में एमए तक शिक्षा प्राप्त नई सभ्यता के हिमायती बनवाली बाबू उनकी सती साध्वी पत्नी सुखदेवी की कहानी कही है। बनवाली बाबू अपनी रोशनी की धुन में एक होटल की नौकरानी मेम से ब्याह करते हैं, किंतु अंत में उनके मन से परदेशीपन का भूत निकल आता है और वे पुनः स्त्रियों की रानी सुखदेवी को स्वीकार करते हैं। आदर्श हिंदू में पंडित प्रियानाथ और उनके अनुज कांतानाथ की कहानी कही गई है। प्रियानाथ की पत्नी प्रियंबदा आदर्श हिंदू महिला हैं। कांतानाथ की पत्नी सुखदा वस्तुतः दुखदा हैं और निरंतर कलह करती रहती हैं। तीर्थ यात्रा में उसका सब कुछ लुट जाता है और अंत में वह सुधर जाती है। लेखक ने इस उपन्यास में तीर्थ यात्रा के ब्याज से एक ब्राह्मण कुटुंब में सनातन धर्म का दिग्दर्शन, हिंदूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियां, राजभक्ति का स्वरूप, परमेश्वर भक्ति का आदर्श और अपने विचारों की वानगी प्रस्तुत की है। शर्मा जी वस्तुतः भारतीय संस्कृति के समर्थक एवं अखबार नवीस थे, इसलिए उपन्यास रचना के क्षेत्र में उन्हें किशोरीलाल गोस्वामी जैसी लोकप्रियता नहीं प्राप्त हुई। श्री किशोरीलाल गोस्वामी प्रेमचंद्रपुर युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनका जन्म काशी में सन 1865 ईस्वी में हुआ था और 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके नाना कृष्ण चैतन्य
भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु थे। ये निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके विचार सनातन हिंदू धर्म के अनुकूल हैं। इन्होंने मिलकर लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। इनके सामाजिक उपन्यासों में त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श सती, राजकुमारी, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, माधवी माधव या मदन मोहनी, अंगूठी का नंगीना आदि प्रसिद्ध है। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी में मनोहर दास नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति की कहानी है। मनोहर दास नौका डूबने की दुर्घटना के कारण अपनी गुणवती पत्नी त्रिवेणी से वियुक्त हो जाता है। शोक संतप्त वह सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है। 3 वर्ष बाद त्रिवेणी के तट पर कुंभ के मेले के अवसर पर वह अपनी पत्नी और ससुर को पुनः प्राप्त करता है। उनका जीवन फिर सुखमय हो जाता है। लीलावती या आदर्श सती में लीलावती और कलावती नामक 2 स्त्रियों की कहानी है। लीलावती सती साध्वी स्त्री है और ललित किशोर से प्रेम करती है। लीलावती की दूर की बहन कलावती नव्य की जीवन की चमक धमक से प्रभावित है। वह लंपट बालकृष्ण के साथ भागकर सिविल मैरिज करती है। उसकी वासना अतृप्त रहती है और अवसर देखकर वह नौकर के साथ भाग जाती है। उसके जीवन में यही क्रम चलता रहता है और अंततः घृणित रोग से पीड़ित होकर वह यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। लेखक के इस प्रकार नवीन सामाजिक जीवन की विडंबना ने दिखाई है। और सामाजिक राजकुमारी उपन्यास में भाग्य चक्र कुछ ऐसा चलता है कि मुंगेर के जमींदार हीराचंद की पुत्री सुकुमारी पैदा होते ही उनके दीवान के घर पहुंच जाती है और दीवान साहब का पुत्र मानिक जमींदार के यहाँ पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद दीवान राजा साहब मुंगेर के जमींदार को कैद कर लेता है और स्वयं राजा बन बैठता है। कुछ दिनों बाद उसकी कुटिल नीति का भेद खुलता है और लाट साहब की सहायता से राजा साहब मुक्त होते हैं। मानिक और सुकुमारी का ब्याह हो जाता है। सुकुमारी वस्तुतः राजकुमारी है, इसीलिए उपन्यास का नाम राजकुमारी रखा है। चपला व नव्य समाज चित्र पर्याप्त बड़ा और अपने समय का बहुचर्चित उपन्यास है। इसे बंगला के नवाबू बिलास की परंपरा में रखा जा सकता है। उपन्यास की मुख्य कहानी राजा राधा किशोर के परिवार से संबंध रखती है। वहाँ राजा साहब के 2 पुत्र हैं, कमल किशोर और ब्रज किशोर। बाबू हर प्रसाद का एक दूसरा परिवार है। उनकी 3 बहनें हैं, कामिनी, चपला और कादम्बिनी। कमल किशोर दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है। वह नव्य समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रजकिशोर आचरणशील व्यक्ति है। उसका ब्याह कादम्बिनी के साथ हुआ है। कमल किशोर एक दिन चपला को उसके घर में उड़ाकर उसे तिलस्मी मकान में बंद कर देता है। चपला का ब्याह घनश्याम नामक एक युवक से होने वाला था। कमल किशोर अपना मार्ग एकदम साफ कर देखने के उद्देश्य से उसे भी पकड़वाकर बंद कर देता है। कमल किशोर के सारे दुष्ट प्रयत्नों के बावजूद चपला अपने सतीत्व पर अडिग है। अंततः कमल किशोर के दुष्कृत्यों का भंडाफोड़ होता है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वह आत्महत्या कर लेता है। लेखक के 2 प्रतिपाद्य हैं। एक तो यह कि नवीन समाज का वातावरण अवांछित है क्योंकि वह कमल किशोर जैसे व्यक्तियों को जन्म देता है। दूसरा यह कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल अवश्य देता है। पुनर्जन्म या सौतिया डाह में अयोध्या के प्रतिष्ठित जमींदार सज्जन सिंह की पुत्री सुशीला अभिमानिनी कुटिल स्वभाव की है और सज्जन सिंह एक अन्य स्त्री सुंदरी को प्यार करते हैं जो अत्यंत विनम्र मृत स्वभाव की है। सुशीला को पति पर संदेह है और घर में इसी प्रश्न को लेकर आए दिन कलह मस्ती रहती है। सुंदरी सुशीला के मार्ग का कांटा नहीं बढ़ना चाहती। वह अनंत काल तक प्रतीक्षा करने के लिए प्रस्तुत है। सुशीला जब सुंदरी के शील से परिचित होती तब वह स्वयं आग्रहपूर्वक सुंदरी का ब्याह सज्जन सिंह से उसी प्रकार करा देती है जिस प्रकार वासव दत्ता ने रत्नावली का उदयन से कराया था। लेखक की सम्मति है कि सौती ने सुशील और सुंदरी का सा बर्ताव करें और पूर्व सज्जन सिंह की भांति दक्षिण नायक सा आचरण करें। माधवी माधव या मदन मोहिनी उपन्यास में धर्म से अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की सिद्धि दिखाने की चेष्टा की गई है। मुख्य कथा नायक माधव और नायिका माधवी से के प्रेम और विवाह की है। मदन उपनायक और मोहिनी उपनायिका है। इनकी जोड़ी भी आदर्श है। इन सभी पात्रों का विवाह धर्मानुसार होता है। लेखक ने इन आदर्श पात्रों के विवाह में बाधा डालने वाले अधर्मी पात्रों का दुखद अंत दिखाकर धर्म एवं नीति की श्रेष्ठता प्रमाणित की है। अंगूठी का नगीना उपन्यास में मदन मोहन और लक्ष्मी के मर्यादित प्रेम की कहानी वर्णित है। रामशरण खलनायक है। वह स्वयं लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। अंततः सच्चे प्रेम की जीत होती है और लक्ष्मी मदन मोहन को प्राप्त होती है। इन उपन्यासों के अतिरिक्त प्रणयिनी परिणय, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, सुख सरवरी, प्रेममयी, चंद्रावती व कुल्टा कुतूहल, चंद्रावकी व जड़ाऊ चंपाकली, तरुण तपस्विनी या कुटीर वासिनी, 1906 ईस्वी, इंदुमती व वन विहंगिनी तथा लावण्यमयी आदि अनेक अन्य प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास हैं। गोस्वामी जी के प्रायः सभी उपन्यास स्त्री प्रधान हैं और उनमें प्रेम के विविध रूपों का चित्रण मिलता है।
उन्होंने यदि एक ओर सती साध्वी देवियों के आदर्श प्रेम का चित्रण किया है तो दूसरी ओर साली बहनोई के अवैध तमाम प्रकार के ऐसे संबंधों को दिखाया है। ऐसा दिखाने में आपका उद्देश्य यह रहा है कि पाठक नारकीय और आदर्श जीवन चरित्रों को एक साथ देखकर अपने आचरण को उज्जवल बनाने की चेष्टा करेंगे। विचारों से आप सनातन धर्मी और प्राचीनता प्रेमी हैं। नव्य समाज के प्रति आप न्याय नहीं कर सके हैं, फिर भी तत्कालीन समाज की एक प्रतिनिधि मनोवृत्ति को समझने के लिए आपके उपन्यासों का अध्ययन आवश्यक है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में निर्विवाद रूप से आपका स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला या अधखिला फूल 2 सामाजिक उपन्यास लिखे। ठेठ हिंदी के ठाठ में अनमेल विवाह का दुष्परिणाम, विश्वासों का कुपरिणाम भी दिखाया गया है। अनमेल विवाह का दुष्परिणाम दिखाया गया। अधखिला फूल में धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है और धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम भी दिखाया गया है। इन उपन्यासों का महत्व भाषा संबंधी प्रयोग की दृष्टि से कहीं अधिक है। ठेठ हिंदी के ठाठ में तो लेखक ने संकल्प लेकर हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। अधखिला फूल में भी छोटे छोटे तद्भव शब्दों का ही प्रयोग अधिक किया गया है। श्री ब्रजनंदन सहाय ने बंगीय कथा साहित्य से प्रभावित होकर सौंदर्योपासक और राधाकांत 2 सामाजिक उपन्यास लिखे। सौंदर्योपासक में नायक अपनी साली से प्रेम करता है, साली भी उसे चाहती